चलो अब ध्यान दो, पिछले कक्षाओं में हम लोग गति का प्रथम समीकरण तथा गति का द्वितीय समीकरण पढ़ लिए थे। आज हम लोग गति का तृतीय समीकरण डिराइव करना सीखेंगे। एग्जाम में अपना क्लास 9th के एग्जाम में जब भी होगा तो चाहे वो हाफ ईयरली हो या फाइनल हो, लगभग यहाँ से क्वेश्चन आने तय है। बात सुना रहा है? तो इसीलिए इस क्वेश्चन के इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो डायरेक्ट दे देगा इसे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, और दूसरा इसी पर क्या देगा तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हें दोनों समझना होगा। पहले तो फॉर्मूला डिराइव करना सीखोगे कि कैसे क्या होता है ग्राफ के द्वारा, वेग समय ग्राफ के द्वारा कैसे हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण पहले कर चुके हैं। यहाँ पर वो तृतीय समीकरण को डिराइव करना सीखेंगे और आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बात समझ रहा है? तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो उसके लिए इस तरह से ग्राफ बनकर तैयार होगा। उसका प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना u है, इन सब का तुम्हें मतलब याद करना। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v है, टाइम t1 मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी जो है u है उस समय टाइम कितना हो रहा था t1, फाइनल वेलोसिटी जो v है उस समय टाइम कितना हो रहा था t2। और वस्तु ये देखो हमारा ग्राफ जो बना कैसा बना है, सीधा रेखा बना है। इसका मतलब इसमें त्वरण कैसा है, एक समान त्वरण। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वस्तु अगर एक समान त्वरण से गतिमान हो तो इस तरह होता है। तो v स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा होता है गति का तृतीय समीकरण। बस इसको कैसे डिराइव करेंगे तो ध्यान समझो। वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन, कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो वो वस्तु कितना विस्थापन करेगी। बात समझ रहे? अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो कितना विस्थापन करेगी। ध्यान देखो, तो एक समान त्वरण से गतिमान है तो वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन कितना होगा, s। कितना होगा, s। और यह कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यह जो कितना एरिया शेडेड है, इनके अंदर कितना एरिया घिरा हुआ है, इसी एरिया क्या निकालते हैं हम लोग, अरे सॉरी कितना पोर्शन घिरा हुआ है, इसी पोर्शन क्या निकालते हैं हम लोग, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। बात समझ रहा है? तो यह पूरा जो दिख रहा है तुमको इसी का क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। टाइम t1 से लेकर टाइम t2 के बीच में और वेलोसिटी u से लेकर v के बीच का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। यह उसका वस्तु का किया गया क्या हो जाएगा, विस्थापन। बात समझ रहा है? तो यह पिछली बार भी निकालते गति के द्वितीय समीकरण में भी और तृतीय में भी इस निकाले। बस फॉर्मूला हम लोग को अलग अलग लेना है। तो s बराबर क्या, समलंब चतुर्भुज AOBC का क्षेत्रफल। यही क्या होगा, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन के बराबर होगा। बात समझ में आया? हाँ, आगे समझते हैं। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, याद रखना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बराबर 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग और गुणे में लंबवत दूरी। लंबवत दूरी में देखो यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या है, समांतर है, और इनके बीच की लंबवत दूरी कौन है, ये दिख रहा है। बात सुना रहा है? तो क्या बताओगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग और गुणे में लंबवत दूरी या तो लंबवत लंबाई, जो लंबाई होगा ना चाहिए, कैसा ना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। अब इसको लिखेंगे तो देखो 1/2 तो ऐसे ही लिखेंगे। समांतर भुजा, तो समांतर भुजा कौन है, AO है, कौन है AO, तो लिख दे AO और प्लस ये कौन है BC, तो प्लस BC गुणे में और समांतर लंबवत दूरी क्या है, तो लंबवत दूरी क्या है OC, तो क्या लिख दिए OC। सही है, यहाँ तक समझ में आया। अब लिखेंगे तो S बराबर क्या लिखेंगे 1/2, तो AO बराबर क्या है, देखो AO कितना है तो दिख रहा है U, कितना है, तो AO की जगह क्या लिखेंगे U। अब देखो BC बराबर कितना है, तो BC बराबर कितना है V, तो क्या लिख दिया यहाँ पर V, और गुणे में OC बराबर कितना है OC, तो OC दिख रहा है तुम्हारा T1 T2। तो भाई टाइम का डिफरेंस कुछ ना कुछ टाइम होता है, मान लेते कितना हो जाएगा T, कितना हो जाएगा T। बात समझ रहा है? तो यहाँ पर कितना लिख दिए T। यहाँ तक क्लियर है? इसमें तुमने बात कंफ्यूज मत होना। पिछली बार जब गति का तृतीय समीकरण जब निकाले थे तो यहाँ पर जो लंबवत जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखे थे उसमें दो पार्ट कर दिए थे। एक समांतर क्या लिखे थे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखे थे और त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग लिखे थे। लेकिन यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण में हम डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। बात समझ रहा है? यहाँ पर तुम लोग क्लियर रहना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर u + v × t, यहाँ तक समझ में आया। अब यह 1/2 क्या पूरे इक्वेशन में यहाँ पर पूरा गुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये भाग है तो इस साइड क्या कर देंगे, गुड़ा। तो यह भाग से क्या हो जाएगा, ये दो भाग से क्या हो जाएगा इधर गुड़ा, ये तो नियम पता है। तो जगह 2s बराबर u + v × t। अब इसको यहीं पर रोको, इसको यहीं पर
रोको, अब ध्यान समझो। गति का प्रथम समीकरण जो हम लोग निकाले तो उसका क्या था, आया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था, याद है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण से क्या आया था, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो u यहाँ पर प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखते हैं v माइनस यू, अब बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए टी। और यहाँ से अगर टी लिखो तो इसको पूरा का पूरा हम क्या करते इधर, इसको क्या करते पूरा पूरा इधर, तो क्या हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ के बटे में, क्या आ जाएगा बटे में, तो टी बराबर का वी माइनस यू बटे में ए, तो टी बराबर वी माइनस यू बटे में ए। अब इसको उठा क्या कर देंगे, यहाँ पर टी की जगह पर रख देंगे प्रथम समीकरण से, तो लिख देंगे क्या वी माइनस यू बटे में ए, लिख दिए टी की जगह पे। अब देखो ध्यान से, तो क्या बन जाएगा, ए सबके क्या है, सबके बटे में, सबके क्या है, तो भाग हो रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ए इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2as। अब देखो यहाँ फॉर्मूला vu प्लस वी और v माइनस यू, या इसको इधर लिख दो v प्लस यू और v माइनस यू, तो फॉर्मूला a प्लस b और इंटू a माइनस b, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में। तो क्या होगा 2as बराबर का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको और सही करेंगे तो इधर u स्क्वायर माइनस इस साइड जा क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे और v स्क्वायर इधर बच जाएगा, तो अब कहेंगे इसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तृतीय समीकरण का क्या रहा, निरूपण रहा, किसके द्वारा, वेग समय ग्राफ के द्वारा। बात समझना यहाँ, यह पहला समीकरण कल पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास में पहला और दूसरा, आज हम लोग तृतीय समीकरण देख लिए। अब हम लोग प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इसको ऊपर लिख लो और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं। चलो अब इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। गति का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों समीकरण देख लिए कैसे निरूपण होता है। अब एक न्यूमेरिकल करके एक एक करके हम लोग तीनों समीकरण पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। बात समझ रहा है। देखो जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल देता है सॉल्व करने के लिए आता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना, इस पर जरा सा भी दिमाग मत लगाना कि किस समीकरण से हल होगा। तुम्हारा बस इतना काम रहेगा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, बाद में तुम अपने आप समझ जाओगे किस तरह से हल करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, हल। क्या लिखोगे, हल। अरे वो वाला हल नहीं, किसान वाला हल नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन वाला हल, ठीक है। हल लिखने के बाद अब लिखोगे दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया पहले देख लो। तो सबसे पहला एक कार है जो सरल रेखा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो सबसे पहला वेग है, अभी वेग है ना, अभी का वेग है, कब का है, अभी का। तो इससे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहोगे u से। तो u बराबर दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं ना, तो ऐसे हम लोग को ज्यादा मिलेगा। तो क्या u बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, ठीक। अब बोल रहा है यदि उसका त्वरण, तो त्वरण यानी a कितना दिया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 20 सेकेंड टाइम भी दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड यह दे दिया। तो बाद क्या ना, 20 सेकेंड बाद उसका वेग, तो प्रारंभिक वेग दे दिया, 20 सेकेंड बाद उसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। और अंतिम वेग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 20 से। यही तुमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतिम वेग। तो समझ में आ रहा है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और अंतिम वेग ज्ञात करना है। इन्फॉर्मेशन के साथ जगह जाए दिख रहा है, v दिया, a दिया, t दिया, और सॉरी u दिया, a दिया, t दिया, v ज्ञात करना है। तो ये किससे हल होगा, समझ में आ रहा है, गति के प्रथम समीकरण से। किससे, गति का प्रथम समीकरण। तो लिखोगे गति के प्रथम समीकरण से। क्या आता है गति का प्रथम समीकरण, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बस पुट कर दो। क्या कर दो, पुट कर दो। तो देखो सभी इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं यानी रखते हैं, तो सभी मान रखने पर यहाँ पे लिखोगे सभी मानों को रखने पर। तो v इक्वल टू यू कितना दिया हुआ जी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर
पर सेकंड प्लस ए कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड। सभी अपने एसआई यूनिट में है तो हम कुछ भी यूनिट में चेंज नहीं किए। यह देखो मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट है और सेकंड भी एसआई यूनिट है। समझ रहा है? तो यूनिट ध्यान रखना, अगर एसआई यूनिट नहीं रहेगा तो सबसे पहले क्या करोगे एसआई यूनिट में चेंज करोगे। तो घबराने वाली बात नहीं, जब उस तरह से प्रश्न आएंगे तो हम हल करके बता देंगे। अभी पहला प्रश्न इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अब देखो यहाँ पर 20 चौका 80 तो 5 प्लस 80 बराबर कितना हो गया 85 और सभी असाइनमेंट तो बी का असाइनमेंट क्या होता है जी मीटर पर सेकेंड। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा कि 20 सेकंड बाद वस्तु की चाल कितना हो जाएगी 85 मीटर पर सेकंड 85 मीटर पर सेकंड। किसी को समझने में कोई दिक्कत बात समझ में आए तो उतार लो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं।